नमस्कार मेरे बहुत प्यारे मित्रों। हम लोग अनुच्छेदों के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोग आर्टिकल 141 तक बात कर लिए थे। आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 142 यानी अनुच्छेद 142 के बारे में। देखेंगे इसमें क्या क्या प्रावधान है, कैसे इन प्रावधानों को समझते हैं। आप देख पा रहे होंगे, रहे होंगे कितना जटिल शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, उपयोग किया गया है हमारे इस अनुच्छेद के लिए। या फिर कहा जाए तो मैक्सिमम अनुच्छेदों में जो जटिल भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है, इन्हीं कारण ही क्या होता है, हमारे एस्पायरेंट जो होते हैं यानी जो अभ्यर्थी होते हैं या फिर जो एडवोकेट होते हैं, उन लोगों को थोड़ी सी समझने में कठिनाई आती है। खासकर देखा जाए तो इसमें कुछ बातें जो होती वो इनडायरेक्टली कही जाती हैं, आपको समझना पड़ता है। तो आइए हम लोग समझते हैं उन सारे सभी तथ्यों को, क्या इसमें कहा गया है, कैसी बातें कही गई हैं। ठीक, तो इसमें क्या कहा गया है, उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश। आपको सबसे पहले ये जानना चाहिए डिक्री क्या होती है। आप लोग कभी इसके बारे में सुने हैं आज तक? क्या होता है ये डिक्री और ये आदेश क्या होता है? आदेश और डिक्री में क्या अंतर है? आपसे अगर यही पूछ लिया जाए इन दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस है, तो आपको सबसे पहले ये आना चाहिए। ठीक, डिक्री मीन्स क्या होता है, डिक्री मीन्स क्या होता है और आदेश मीन्स क्या होता है। डिक्री मीन्स क्या होता है, किसी वाद या किसी मामले का उसका तुरंत क्या कर दिया जाए, उसको बीच में ही उसको क्या कर दिया जाए, समझौते से उसको निपटा दिया जाए। आदेश क्या होता है, आप कोई पिटीशन दाखिल किए हैं, कोई याचिका दाखिल किए हैं, ठीक, उसके बाद क्या हो गया, आपके उस याचिका पर, उस पिटीशन पर क्या हो जाएगा, विचार करके उच्चतम न्यायालय अगर कोई आदेश देती, कोई ऑर्डर देती तो वो आदेश हो जाता है। इन दोनों में यही डिफरेंसेस है। ठीक, अब आते हैं हम लोग क्या कह रहा है, ये अनुच्छेद क्या कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा या ऐसा आदेश कर सकेगा जो उसके समक्ष लंबित किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो। इसके कहने का तात्पर्य यह है कि जो उच्चतम न्यायालय उसकी अधिकारिता में यानी उसके अधिकारिता में यानी कि उसके अधिकार क्षेत्र में क्या करेगा, वो अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, अपने पावर का प्रयोग करते हुए क्या करेगा, डिक्री पारित कर देगा या फिर ऐसे आदेश दे देगा। कैसे आदेश कर देगा, जो उसके समक्ष क्या होंगे, लंबित होंगे। क्या होंगे, लंबित मीन्स क्या होता है, पेंडिंग, यानी क्या होंगे, कोई पेंडिंग मामला हो और उसको क्या करना है, इसे पूर्ण न्याय के लिए क्या करना है, इसे खत्म कर देना है, उस मामले का क्या कर देना है, न्याय कर देना है। तो उस स्थिति में क्या कर रहा है सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, वो डिक्री पारित कर सकेगा या फिर ऑर्डर दे सकेगा। ठीक, और इस प्रकार पारित डिक्री या किया गया आदेश भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र ऐसी रीत से जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा उसके अधीन विहित किया जाए। इसका तात्पर्य यह है कि अगर उच्चतम न्यायालय ने अगर वो डिक्री पारित करके दिया हो, डिक्री मीन्स क्या है, अभी मैंने बताया, आदेश अगर वो कोई दे रहा है तो ये उसी तरह ये कहा जाए तो व्यवहार करेगा जिस तरह संसद के द्वारा बनाया गया कानून करता है। जैसे ही संसद के द्वारा बनाया गया कानून सभी पर लागू होते हैं, उसी प्रकार ही अगर ये कोई आदेश या फिर कोई डिक्री पारित कर देता है सर्वोच्च न्यायालय, तो भी उसी की तरह क्या होगा, प्रभावी होगा। ठीक, जो संसद के द्वारा क्या हो, पारित हो, जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध न किया जाता है तब तक ऐसी रीति से जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विहित करे परिवर्तनीय होगा। इसका क्या तात्पर्य हो गया मित्रों, यहाँ पर बात ये हो गई, निमित्त मीन्स होता है कि जो कार्य चल रहे हैं, इस प्रकार अगर मान लीजिए कोई ऐसा आदेश या ऐसी कोई डिक्री इसने क्या कर दिया, पारित कर दिया और दे दिया, किसने, उच्चतम न्यायालय ने, अगर उसमें कोई उपबंध ला दिया, किसने, संसद ने। उपबंध में क्या होता है, प्रोविजन अगर ला दिया, कोई प्रोविजन ला दिया, तो इस स्थिति में क्या होगा, राष्ट्रपति जो आदेश देंगे वही मान लिया जाएगा। अगर वो चाहेंगे इसमें परिवर्तन करना चाहेंगे, इसमें कुछ चेंजेस करना चाहेंगे, तो राष्ट्रपति महोदय क्या कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ, एक बार फिर से समझिएगा आप लोग, कि अगर कोई भी मामला हो जो लंबित हो, कई वर्षों से पड़ा हुआ हो और उच्चतम न्यायालय को लगे कि हाँ इस मामले को हमें क्या कर देना चाहिए, रफा दफा कर देना चाहिए, इसका क्या कर देना चाहिए, निपटान कर देना चाहिए, तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में ये होगा कि उच्चतम न्यायालय अगर चाहे आदेश या डिक्री पारित करके उस मामले का क्या कर सकता है, उस मामले को न्याय देने का कार्य कर सकता है। और ये जो मामला, ये जो डिक्री या फिर आदेश जो पारित कर देगा उस किसी भी मामले से संबंधित, तो वो सारे क्या होंगे, वो
सारे के सारे लागू होंगे पूरे भारत के राज्य क्षेत्र में। जैसे कि अगर संसद कोई कानून बनाता है, जैसा व्यवहार करता है, जैसा कोई बंद करता है, उसी क्रम में ये भी क्या करेंगे, ये भी व्यवहार करेंगे। ठीक, अब हम लोग इसके आगे समझते हैं दूसरे खंड में क्या बातें कही गई हैं। संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय को भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र के बारे में किसी व्यक्ति को हाजिर कराने के, किन्हीं दस्तावेजों के प्रकटीकरण या पेश कराने के अथवा अपने किसी अवमान्य का अन्वेषण करने या दंड देने के प्रयोजन के लिए कोई आदेश करने की समस्त प्रत्येक शक्ति होगी। इसका क्या तात्पर्य हो गया? ये तो कुछ जबरदस्त ही बातें कर दी गई कि संसद द्वारा जो नियम बनाए हैं, जो कानून बनाए हैं, जो विधि बनाए हैं, उसके अंतर्गत रहते हुए उसके अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय को क्या क्या है शक्तियां कि वो भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को हाजिर कराने, कहाँ हाजिर कराएगा? अपने समक्ष हाजिर कराएगा। अपने समक्ष हाजिर कराने कोई डॉक्यूमेंट क्या करा सकता है, वो प्रकट करा सकता है कि मेरे समक्ष उस डॉक्यूमेंट को क्या करिए, आप प्रकट करिए, क्या करिए, प्रस्तुत करिए, पेश करिए। और इसके साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति विशेष या फिर कोई संस्था अगर इनका मान नहीं रखा, इनकी अवमानना कर दिया है, जैसे कि हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे अनुच्छेद वाले में कि अवमान कैसे होता है, अवमानना कैसे होता है, तो उसको क्या अवमान का अन्वेषण करने या उसका दंड देने का जो इसके पास जो शक्ति होगी, ये इसके पास ही रहेगी। ये क्या कर सकती है, उस आदेश का, उस अवमान का दंड ये स्वयं दे सकती है। आप इसके बारे में अवश्य ही समझ गए होंगे कि क्या इसमें कहा जा रहा है कि अगर संसद कोई भी विधि बनाती, कोई कानून बनाती, उस विधि या उस कानून के अंतर्गत रहते हुए उच्चतम न्यायालय क्या कर सकती है, भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में क्या कर सकती है, किसी व्यक्ति को हाजिर कराने, किन्हीं दस्तावेजों को क्या कराने के लिए, प्रकट कराने, पेश कराने, और उसके साथ ही साथ अगर इनका अवमानना हुआ है तो उसका खोज करने या फिर छानबीन, इसका अन्वेषण कहते हैं, उसका छानबीन करने का भी इनके पास क्या होगा, अधिकार होगा। और अगर ये पाती हैं, अगर ये उच्चतम न्यायालय पाता है कि अगर इनका अवमानना हुआ है तो वो अपने आधार पर, अपने अनुसार ही उनको क्या कर सकती हैं, उनको दंड भी दे सकती हैं। ये राइट्स होगा किसको, उच्चतम न्यायालय को। तो ये है आर्टिकल 142। आगे हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 43, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोगों को समझना बहुत ही आवश्यक है। ये भी समझना आवश्यक था कि डिक्री आदेश क्या होता है। अगर इसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा डिक्री और आदेश में क्या अंतर है। ठीक, मैं अलग से एक वीडियो आपके लिए अवश्य बना दूंगा, लेक्चर, उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे डिक्री और आदेश में क्या अंतर है। अगर इतने में समझ में आ गया तो कोई बात नहीं, अगर नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो अवश्य बनाऊंगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।